अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ ज़ाफ़रान साजिद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सबका वेलकम करता हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम MTH 501 का लेक्चर नंबर 22 आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर्स के लिंक्स आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आप उन्हें यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट्स और बेसिस के हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि हमने पहले वाले लेक्चर्स में जो है ना वो ऑलरेडी पढ़ ली हैं, उनको जरा हम रिवाइज कर लेते हैं। इन सारे कंसेप्ट को रिवाइज करने का मकसद ये है कि आज का जो लेक्चर है उसमें आप जो चीजें हैं वो सही तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। तो सबसे पहले हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है वेक्टर स्पेस की। वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन हम ऑलरेडी किसी पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो इसको जरा रिवाइज कर लेते हैं। लेट V be an arbitrary non-empty set of objects on which two operations are defined, addition and multiplication by scalar. V हम एक आर्बिट्रेरी नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं ऑब्जेक्ट्स का जिसके ऊपर दो ऑपरेशन जो है वो डिफाइंड है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है। अगर जो V है वो इन 10 एक्सियम्स को सेटिस्फाई करता है तो उस केस में हम कहेंगे कि जो V है वो एक वेक्टर स्पेस है। अच्छा, अब ये 10 एक्सियम्स है क्या? फॉर एनी सेट ऑफ वेक्टर्स u v w इन V, सेट V में से हमने कोई से भी तीन वेक्टर्स लिए हैं u v w, और फील्ड में से हमने स्केलर्स लिए हैं l m और n। ठीक है। यहाँ पर आप ये जो u v w है ये कोई से भी वेक्टर्स हो सकते हैं। अच्छा, जो सेट V है उसके एलिमेंट्स को हम वेक्टर बोलेंगे। ठीक है। तो सेट V में से हमने ये कोई से भी तीन वेक्टर ले लिए u v w, और फील्ड में से हमने ये कोई से भी स्केलर ले लिए l m और n। ठीक है, कुछ जनरल स्केलर्स हैं। अच्छा, पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर u और v जो है वो V से बिलोंग करे तो u प्लस v जो है वो भी V से बिलोंग करना चाहिए, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए कि कोई से भी u और v जो हमने सेट V में से लिए हैं, u और v को ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी सेट V से बिलोंग करना चाहिए। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि u और v जो सेट जो वेक्टर्स हमने लिए हैं सेट V में से, उनकी जो एडिशन है वो कम्यूट करनी चाहिए, मतलब u प्लस v मस्ट बी इक्वल टू v प्लस u। ओके। उसके बाद तीसरी हमारे पास प्रॉपर्टी है कि अगर u v और w कोई से भी तीन वेक्टर्स हम लेते हैं सेट V में से, तो उन पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो होल्ड करनी चाहिए। और नंबर 4 एक्सियम है कि देयर एग्जिस्ट अ जीरो वेक्टर इन V सच दैट zero vector plus u vector is equal to u vector plus zero vector, this should be equal to u। ओके। यहाँ पर ये जो जीरो है ये जीरो वेक्टर है, ठीक है ना, ये जीरो एलिमेंट नहीं है। उसके बाद नंबर 5 प्रॉपर्टी है देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर माइनस u इन V सच दैट माइनस u प्लस u इज इक्वल टू जीरो एंड u प्लस माइनस u मस्ट बी इक्वल टू जीरो, मतलब u और माइनस u को ऐड करें तो हमारे पास आंसर जीरो ही आना चाहिए, जीरो वेक्टर ही आना चाहिए। उसके बाद एक्सपेरिमेंट नंबर 6 है कि अगर L हमारे पास कोई स्केलर हो और U हमारे पास कोई वेक्टर हो, तो L और U को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर है वो भी V के अंदर ही एग्जिस्ट करना चाहिए। उसके बाद नंबर 7 एक्सियम है कि अगर L हमारे पास कोई भी स्केलर हो फील्ड में से और U और V कोई से भी दो वेक्टर्स हो सेट V में से, तो L इंटू यू प्लस V मस्ट बी इक्वल टू एल यू प्लस एल वी। सिमिलरली हमारे पास इसको आप लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी कह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक्सियम नंबर 8 है कि अगर m और n कोई से भी दो स्केलर्स हो जो कि फील्ड से बिलोंग करते हैं और u हमारे पास कोई भी वेक्टर है जो कि सेट V से बिलोंग करता है, तो m इंटू एन यू, ये एम एन इंटू यू भी लिख सकते हैं इसको, और n इंटू एम यू भी लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद नंबर 9 एक्सियम है कि L प्लस M, L और M अगर हमारे पास कोई से भी दो स्केलर्स हो जो कि फील्ड से बिलोंग करते हैं और U हमारे पास वेक्टर है जो कि सेट V से बिलोंग करता है, L प्लस M इंटू यू दिस इज इक्वल टू एल यू प्लस एम यू। ओके। उसके बाद आखिरी एक्सियम है कि अगर वन हमारे पास, वन क्योंकि एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो वन को जब यू वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यू आना चाहिए, वेयर वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर ये 10 एक्सियम जो है वो सेटिस्फाई करते हैं फॉर एनी सेट V, उस केस में हम कहेंगे कि जो V है वो एक वेक्टर स्पेस है। अच्छा, ये कोई नई बातें मैं नहीं कर रहा, पीछे हमने एक वेक्टर स्पेस का जो है ना पूरा एक लेक्चर किया है, आई थिंक तो लेक्चर नंबर 20 है या 19 है। उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
आप जरा उसको भी देखिए, वहां पर हमने इस वेक्टर स्पेस से रिलेटेड बहुत सारी एग्जांपल्स में वो डिटेल के साथ डिस्कस की है। तो ये तो वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन थी। आगे मूव करते हैं। आगे डेफिनेशन है सब स्पेस की। पहली वेक्टर स्पेस है, उसके बाद सब स्पेस है। इसकी डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। A subset W of a vector space V is called a subspace of V if W itself is a vector space under the addition and scalar uh, under the addition and scalar multiplication defined on V. Okay? वो कहते हैं कि अगर आपके पास V कोई भी वेक्टर स्पेस है, V हमारे पास कोई भी वेक्टर स्पेस है, इस वेक्टर स्पेस का हम कोई सबसेट लेते हैं W। अगर W भी उन्हीं ऑपरेशंस के साथ जो है ना वो वेक्टर स्पेस है, तो फिर हम कहेंगे कि जो W है वो V का सब स्पेस है। ओके, मतलब W खुद से भी अगर वेक्टर स्पेस है तो फिर हम कहेंगे कि W जो है वो V का सब स्पेस है। यहाँ पर सब स्पेस से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसको यूज करके आप जो है ना वो एग्जाम्पल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट देखते हैं। If W is a set of one or more vectors from a vector space V, कि अगर हमारे पास V कोई भी वेक्टर स्पेस है और हमने इसका एक सबसेट लिया W, और W जो है ना उसमें वन या एक से ज्यादा वेक्टर होने चाहिए, तो जो W है वो सब स्पेस ऑफ V होगा इफ एंड ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशंस होल्ड। पहली कंडीशन क्या है कि अगर U और V जो है ना वो दो वेक्टर्स हम लेते हैं W के अंदर से, U और V दो वेक्टर्स हमने लिए W के अंदर से, तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट है वो भी W से बिलोंग करना चाहिए, मतलब जो W है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोज होना चाहिए। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है इस थ्योरम की, कि अगर K हमारे पास कोई भी स्केलर नंबर हो जो कि फील्ड से बिलोंग करता है, और U हमारे पास कोई भी वेक्टर हो जो कि W से बिलोंग करता है, तो K को U से मल्टीप्लाई करें तो वो जो आंसर है वो भी W से बिलोंग करना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है इस थ्योरम की, तो हम कहेंगे कि जो W है, जो कि हमने V वेक्टर स्पेस का सबसेट लिया है, वो एक सब स्पेस है वेक्टर स्पेस V की। होप्स हो कि आपको इन दोनों डेफिनेशन की अंडरस्टैंडिंग होगी है। अब जरा हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है नल स्पेस की। नल स्पेस को भी हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्कस किया है, नल स्पेस और कॉलम स्पेस को। इन दोनों डेफिनेशन को भी हम जरा रिवाइज कर लेते हैं। नल स्पेस है क्या? द नल स्पेस ऑफ एन m क्रॉस n मैट्रिक्स A, जिसको हम नल A लिखते हैं, इज द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ द होमोजेनियस इक्वेशन AX गोज टू 0। ठीक है, बेसिकली जो नल स्पेस होती है वो किसी मैट्रिक्स ए की नल स्पेस क्या होती है कि आप उस मैट्रिक्स ए जो कि किसी होमोजीनियस सिस्टम का कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका बेसिकली होमोजीनियस सिस्टम का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो ए है ये किसी होमोजीनियस सिस्टम का कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, और ये ए एक्स गोज टू 0 हमारे पास जो मैट्रिक्स इक्वेशन है, इसके जितने भी सॉल्यूशंस होंगे उसको हम कहेंगे कि वो मैट्रिक्स ए की नल स्पेस है। द नल स्पेस ऑफ एन m क्रॉस n मैट्रिक्स ए, जिसको हम नल ए लिखते हैं, इज द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ द होमोजेनियस इक्वेशन ax गोज टू 0। इसको अगर आप सेट नोटेशन फॉर्म में लिखते हैं तो नल ऑफ ए, ठीक है, दिस इज इक्वल टू x, और सच दैट x जो है वो Rn से बिलोंग करता है और ax इक्वल टू 0 ये होल्ड करता है। मतलब ax इज इक्वल टू 0 जो मैट्रिक्स इक्वेशन है, इसमें x की वैल्यूज अगर पुट करें तो लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये जो Rn का जिक्र किया है, इसका इसका मतलब क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। हमने जो नल स्पेस का टॉपिक किया था तो उसमें हमने कहा था कि ये ax इक्वल टू 0 हमारे पास जो मैट्रिक्स इक्वेशन है ये वाली, अगर यहाँ पर आप जो a है ना इसको आप कंसीडर कर लें कि हमारे पास ये एक लीनियर ऑपरेटर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो लीनियर ऑपरेटर है ये कहाँ से कहाँ तक ऑपरेट होता है, Rn से Rm स्पेस के ऊपर ये ऑपरेट होता है। ठीक है, तो मतलब लेट्स सपोज अगर मैं कहूँ कि ये Rn है, ठीक है, ये Rn स्पेस है और इसके अंदर ये कुछ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं और ये हमारे पास Rm स्पेस है। ओके, और इसके अंदर एक ही एलिमेंट पड़ा हुआ है यहाँ पे 0 वेक्टर। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर Rn के ऊपर जब हम a अप्लाई करते हैं, Rn के ऊपर जब हम a अप्लाई करते हैं, a लीनियर ऑपरेटर या फंक्शन या मैपिंग जो भी आप कह लें अप्लाई करते हैं, तो Rn के उन एलिमेंट्स जिन पर a अप्लाई करें और वो 0 के ऊपर मैप हो, वो बेसिकली क्या कहलाते हैं, वो नल स्पेस ऑफ a कहलाते हैं। ठीक है, मतलब Rn के वो वाले एलिमेंट्स जिनके ऊपर हमने a अप्लाई किया और वो Rn के 0 एलिमेंट्स के ऊपर, 0 वेक्टर के ऊपर मैप हुए जाकर,
वो बेसिकली एलिमेंट्स जो है ना, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, ये इसे हम कहते हैं कि ये नल स्पेस ऑफ ए है। होप्स टू कि आपको नल स्पेस की भी डेफिनेशन अंडरस्टैंड होगी। आगे मूव करते हैं। कॉलम स्पेस ऑफ एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स क्या होती है, तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं। द कॉलम स्पेस ऑफ एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स ए, जिसे हम कॉलम ए लिखते हैं, इज द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ कॉलम्स ऑफ ए। मतलब आपके पास अगर कोई भी मैट्रिक्स ए हो जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, तो उसकी कॉलम स्पेस क्या होगी? बेसिकली उस कॉलम्स के, उस मैट्रिक्स के जितने भी कॉलम्स हैं, उन सारे कॉलम्स के पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन जो हैं, वो मिलके एक स्पेस बनाते हैं जिसे हम कॉलम स्पेस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेंशन भी है कि अगर ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसके कॉलम्स ये है, ये जो A1 से लेके AN तक है ना, ये एक एक कॉलम्स है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा एंड nth कॉलम। ओके, अगर ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसमें ये कॉलम्स हैं A1 A2 A3 अप टू AN, तो इस मैट्रिक्स A की जो कॉलम स्पेस होगी, उसका मतलब क्या है कि इन कॉलम्स के जितने भी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस हैं। अब लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास ये जो A1 कॉलम है, A1 C1 प्लस A2 C2 अप टू सो ऑन प्लस AN CN, ये हमारे पास जो मैंने A1 से लेके AN तक जो कॉलम्स हैं, जो वेक्टर्स हैं, उनको जब हमने C1 से लेके CN तक जो कांस्टेंट है यूज करके ये जो कॉम्बिनेशन बनाया है, इसे हम कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब यहाँ पर C1 C2 अप टू CN जो कांस्टेंट है, इनकी डिफरेंट वैल्यूज के लिए जितने भी इस तरह के लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करते हैं, जितने भी इक्वल टू जीरो भी है ये, जितने भी इस तरह के लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करते हैं, उन सारे लीनियर कॉम्बिनेशन को अगर हम इकट्ठा करें, तो बेसिकली वो कॉलम स्पेस ऑफ ए कहलाता है। ठीक है, तो क्योंकि सारे पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन हैं, तो उसको फिर हम स्पैन ऑफ दिस लिख देते हैं। मतलब ये जो A1 से लेके AN तक मैट्रिक्स के कॉलम्स हैं या वेक्टर्स हैं, ये बेसिकली इनके पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस का मतलब है कि मतलब इनकी स्पैनिंग सेट की बात हो रही है। ये डिफरेंट सीज के लिए जितने भी ये लीनियर कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, उन सारों को इकट्ठा कर दे तो उसको हम कहेंगे वो कॉलम स्पेस ऑफ ए है। होप सो कि आपको इस डेफिनेशन की भी अंडरस्टैंडिंग होगी है। मूव करते हैं आगे। आगे हमारे पास जो डेफिनेशंस है, वो है लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट क्या होता है और लीनियरली डिपेंडेंट सेट क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर हम जरा लीनियर कॉम्बिनेशन को भी यूज करेंगे जो भी हमने कॉलम स्पेस के अंदर डिस्कस की है। एन इंडेक्स्ड सेट ऑफ वेक्टर्स V1 V2 अप टू VP, जो कि किसी सेट V से बिलोंग करते हैं, इज सेट टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ द वेक्टर इक्वेशन, अगर आपके पास ये जो वेक्टर इक्वेशन है C1 V1 C2 V2 अप टू CP VP goes to 0 हैज ओनली द ट्रिवियल सॉल्यूशन। मतलब अगर आपके पास ये कोई वेक्टर्स है V1 से लेके VP तक, जो कि किसी V से बिलोंग करते हैं, किसी सेट V से बिलोंग करते हैं, जैसे कि हमने ऊपर कॉलम स्पेस में देखा था कि वो जो वेक्टर्स हैं A1 A2 A3 अप टू AN, वो A से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर ये जो वेक्टर्स हैं ये B से बिलोंग करते हैं, हम ऐसा कहते हैं। तो ये जो वेक्टर्स हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे अगर ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है इसका सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे। मतलब जितने भी कांस्टेंट है C1 C2 अप टू CP, वो सारे जीरो हो। ठीक है, अगर सारे कांस्टेंट जीरो होते हैं तो उस केस में ये जो V1 से लेके VP तक वेक्टर्स हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ओके, तो यहाँ पर लिखा भी है द सेट V1 अप टू VP इज सेड टू बी लीनियरली डिपेंडेंट इफ वन हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये तो ट्रिवियल सॉल्यूशन की बात हुई थी कि जिसमें सारे कांस्टेंट जीरो होंगे, और यहाँ पर अभी नॉन ट्रिवियल की जब हम बात करेंगे तो वो जो सेट ऑफ वेक्टर्स होगा V1 से लेके VP तक, वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर कोई एक C जो है ना वो भी नॉन जीरो होगा, तो उस केस में ये जो वेक्टर्स होंगे जिनका लीनियर कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पे बनाया है, वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगी। होप सो कि आपको लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट की जो है वो अंडरस्टैंडिंग होगी है। आगे चल के जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको ये दोनों डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, आगे मूव करते हैं। सॉरी, यहाँ पर इस कंसेप्ट को थोड़ा सा डिटेल के साथ जो है ना उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। If the trivial solution is the only solution to this equation, then the vectors in the set are called linearly independent, sorry, and the set is called a linearly independent set. वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है,
इसका सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, मतलब सारे कांस्टेंट जीरो हो, सारे वेट्स जीरो हो, उस केस में ये आपके पास जो सेट ऑफ वेक्टर है इसे हम कहेंगे ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और इन सेट ऑफ वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। ओके, similarly if there is an other solution then the vectors in the set are called linearly dependent। मतलब अगर कोई एक सी, कम से कम एक सी अगर नॉन जीरो हो जाता है तो उस केस में ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स है जिनका हमने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया है, ये सेट ऑफ वेक्टर क्या कहलाया जाएगा, इसको हम कहेंगे लीनियरली डिपेंडेंट है। और सेट को हम कहेंगे ये लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स है। ओके, होप सो कि आपको इसका आइडिया हो गया। आगे मूव करते हैं। आगे हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ बेसिकली बिल्ट इन फंक्शंस हैं जिनको यूज करके हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि आया गिवन वेक्टर जो है v1 से लेके vp तक क्या वो लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अच्छा, क्या कह रहा है पहला, जरा देखिए जरा। A set containing a single vector v is linearly independent if and only if v does not equal to 0। अगर आपके पास कोई एक वेक्टर गिवन हो, ठीक है, और वो वेक्टर नॉन जीरो होना चाहिए, तो उस केस में हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये जो वेक्टर है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं आपको लिख के समझा देता हूं। लेट्स सपोज हमारे पास एक वेक्टर है v1। ठीक है, ये हमारे पास कोई वेक्टर है, चले इसके मैं यहाँ पे, ये जो कॉलम मैट्रिक्स होता है इसको आप वेक्टर भी बोल सकते हैं, 1 2। ओके, या अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 2। ओके, ये वेक्टर v1 है। ओके, अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूं कि क्या ये लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, तो आपका आंसर जो है ना वो क्या होना चाहिए। इसका जब हम लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं, मतलब ये वाला जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं इसका, ये वाला, तो ये क्या बनेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, C1 V1 इक्वल टू 0, क्योंकि एक ही वेक्टर है तो C1 V1 इक्वल टू 0 ही होगा। अब यहाँ पर V1 जो है वो तो 0 नहीं है, क्योंकि वो तो हमने यहाँ पर ये सपोज किया हुआ है, तो उसका मतलब है फिर C1 ही 0 होगा। जब कांस्टेंट 0 होगा, वेट 0 होगा, तो उस केस में जो सेट ऑफ वेक्टर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाते हैं। क्योंकि जब ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है ना, उस केस में जो वेक्टर होते हैं, सेट ऑफ वेक्टर्स होते हैं, या एक वेक्टर जो होता है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पर यही कुछ तो लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये जो पहली लाइन है, जरा इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। A set containing a single vector v is linearly independent if and only if v does not equal to 0। मतलब अगर v कोई नॉन जीरो वेक्टर हुआ, उस केस में उस सिंगल वेक्टर को हम कहेंगे कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अच्छा, उसके बाद दूसरा हमारे पास क्या है, रूल क्या है, दूसरा जो बिल्ट इन फंक्शन है, a set of two vectors is linearly dependent if and only if one of the vector is multiple of other। यहाँ पर उससे बता दिए कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हो और दोनों एक दूसरे के मल्टीपल हो, तो उस केस में हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि वो जो सेट ऑफ वेक्टर्स है वो बेसिकली लीनियरली डिपेंडेंट है। इसकी मिसाल भी मैं आपको दे देता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास ये v1 है, 1 2। ओके, और हमारे पास जो v2 वेक्टर है उसके जो कोऑर्डिनेट्स है, लेट्स सपोज ये 2 और 4 है। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो ये v1 और v2 जो है ना, ये दो वेक्टर्स जो है ये लीनियरली डिपेंडेंट हैं, क्योंकि अगर v1 को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो v2 बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ v2 इज इक्वल टू 2v1, मतलब इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, एक दूसरे के मल्टीपल हैं। तो इस केस में हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर्स जो हैं ये लीनियरली डिपेंडेंट है। ओके, लास्ट हमारे पास जो रूल है उसको भी हम देख लेते हैं। लास्ट हमारे पास ये रूल है, एंड एनी सेट कंटेनिंग द जीरो वेक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट। अगर आपके पास कोई सेट ऑफ वेक्टर्स है जिसमें एक पूरा वेक्टर जो है वो जीरो एंट्री पर मुश्तमिल है, तो उस केस में हम कहेंगे कि वो जो सारा वेक्टर्स का सेट है वो लीनियरली डिपेंडेंट है। इसकी मिसाल भी मैं आपको दे देता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास जो v1 वेक्टर है वो है 1 - 1, v2 हमारे पास जो वेक्टर है वो है 3 5, और v3 हमारे पास जो वेक्टर है लेट्स सपोज वो 0 0 है। तो ये आपके पास जो सेट ऑफ वेक्टर्स है जिसमें तीन वेक्टर्स हैं v1 v2 v3, ये सेट ऑफ वेक्टर्स जो है ये लीनियरली डिपेंडेंट है। क्यों डिपेंडेंट है, क्योंकि इसमें जो v3 है वो सारा जीरो वेक्टर है। तो यहाँ पर यही कुछ तो लिखा हुआ है, एनी सेट कंटेनिंग द जीरो वेक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट। तो आप ये डायरेक्ट बता सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हमने तीन बिल्ट इन फंक्शन पढ़े हैं, तीन रूल पढ़े हैं जिनको आपने ज़हन नशीन कर लेना है। और जब भी आपसे आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए या आपसे
मिड टर्म में पूछा जाए तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं, ठीक है। चाहे वो कोई एग्जांपल आती है या कोई एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आता है तो आप इसको इजीली आंसर कर सकते हैं। होप सो कि आपको यहाँ तक अंडरस्टैंड हो गया है। आगे मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक और रूल है यहाँ पर। इस रूल को यहाँ से शायद आपको अंडरस्टैंडिंग करने में मसला हो। वो ये है कि अगर आपके पास an other situation in which it is easy to determine linear independence is when there are more vectors in the set than entries in the vectors। अगर आपके पास कुछ सेट ऑफ वेक्टर्स है, ठीक है, और वो जो सेट ऑफ वेक्टर्स है वो ज्यादा हो द एंट्रीज इन द ईच वेक्टर, ठीक है। मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ जरा आपको लिख के बता देता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं। v1 की हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 1 3 4, और v2 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसके हैं 0 5 -1, और v3 हमारे पास जो वेक्टर है उसमें 0 2 3, और v4 हमारे पास जो है उसमें 1 4 5। ओके, अच्छा, अब हमारे पास ये जो सेट ऑफ वेक्टर है जिसमें चार वेक्टर्स हैं, नंबर ऑफ वेक्टर्स क्या है, नंबर ऑफ नंबर ऑफ वेक्टर्स इन द सेट हमारे पास कितने हैं, वो चार हैं। और एंट्रीज इन ईच वेक्टर कितनी है, देखिए हर वेक्टर के अंदर तीन एंट्रीज हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। हर वेक्टर्स के अंदर जो एंट्रीज है वो 3 है। तो एंट्रीज इन ईच वेक्टर, एंट्रीज इन ईच वेक्टर वो कितना है, वो है 3। तो 4 जो है वो बड़ा है 3 से। इस केस में हम कह सकते हैं कि ये जो सेट ऑफ वेक्टर है ये लीनियरली डिपेंडेंट है। ये लीनियरली डिपेंडेंट, ये आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं। ये बेसिकली थ्योरम की स्टेटमेंट है जो हमने अपने किसी प्रीवियस लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्कस की हुई है। ओके ओके, आगे मूव करते हैं। ये कुछ बेसिक चार रूल्स थे जो मैंने आपको बता दिए। बेसिकली ये सारे थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स हैं जो यहाँ पर मैंने आपको समझाई हैं। आगे मूव करते हैं और आगे एग्जाम्पल्स जो है उन पर हम जाते हैं। यहाँ पर वो सारा कुछ बताया हुआ है, ठीक है। अगर एक वेक्टर होगा तो वो अगर नॉन जीरो हो तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। मैंने आपको लिख के सारा कुछ समझा दिया है, ठीक है। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैंने आपको बता दी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखें, फॉर इंस्टेंस द केस n इज इक्वल टू 1 प्रोड्यूसेस द इक्वेशन। अगर आपके पास एक वेक्टर हो, ठीक है, x1 a1 इक्वल टू 0 जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा। यहाँ पर हमारे पास a1 तो नॉन जीरो वेक्टर है, तो इसका मतलब है फिर x1 ही जीरो होगा। ये सारा मैंने आपको समझा दिया। ओके, यहाँ पर जो अभी लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट के हवाले से जो एग्जांपल्स हैं उनकी हम बात कर लेते हैं, और इस आइडिया को, ये जो दोनों डेफिनेशन है, इसको मजीद अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो एग्जांपल है, शो दैट द फॉलोइंग वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। हमारे पास ये तीन वेक्टर्स हैं v1 v2 और v3। इस सेट के अंदर तीन वेक्टर्स हैं। हमने शो करना है कि ये जो वेक्टर्स हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या है कि जब हम इन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो उस केस में सारे कांस्टेंट की वैल्यू जीरो होगी। मतलब उस लीनियर कॉम्बिनेशन वाली इक्वेशन का ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ओके, लेट देयर एग्जिस्ट स्केलर c1 c2 c3 जो कि r से बिलोंग करते हैं, सच दैट c1 v1 प्लस c2 v2। यहाँ पर ये इसको सही कर ले, थोड़ा सा उन्होंने इसको गलत कर दिया। c1 v1 ये c2 v2 प्लस c3 v3 इक्वल टू 0। ये वेक्टर्स हैं और ये हमने यहाँ पर c1 c2 c2 c3 जो है ये स्केलर्स हमने लेट कर लिए, ठीक है, जो कि r से बिलोंग करते हैं। तो ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनता है इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट करेगा, उस केस में हम कहेंगे, ट्रिवियल सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि ये जो कांस्टेंट है c1 c2 c3 इन सारों की वैल्यू जीरो आनी चाहिए। उस केस में हम कहेंगे कि ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स है जिसमें तीन वेक्टर्स हैं v1 v2 v3 ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। ओके, तो हम देख लेते हैं जरा। देखिए, सबसे पहले तो हमने यहाँ पर इस लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर v1 v2 और v3 की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। अच्छा, अब ये जो c1 है c2 और c3 है इसको आप मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी। देखिए, पहला हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है, जो कॉलम मैट्रिक्स है, या इसको आप वेक्टर भी कह सकते हैं, इसकी हर एंट्री को c1 से मल्टीप्लाई करें तो ये वाली फॉर्म बन जाएगी, और इसी तरह से बाकियों को c2 और c3 से मल्टीप्लाई करें। ओवरऑल हमारे पास ये वाला आ जाएगा स्टेप। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, इन तीनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। एडिशन कैसे होती है, जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती हैं उनको ऐड करते हैं ना, -2c1 + 2c2 + 0, तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है।
और यहाँ पर ये जो राइट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड पे ये जो जीरो है, बेसिकली इस लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर ये जीरो वेक्टर है, ये जीरो एलिमेंट नहीं है। तो क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे जो मैट्रिक्स है, जो कॉलम मैट्रिक्स है, उसकी 3 एंट्रीज है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड पे जो जीरो हमारे पास मैट्रिक्स है, जीरो कॉलम मैट्रिक्स है, उसको भी हम उसमें 3 एंट्रीज रख लेते हैं, 0 0 0। ओके। अच्छा, अब जरा हम, क्योंकि दो मैट्रिक्स के दरमियान इक्वल का साइन है, तो उन इक्वालिटी के लिए या तो दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ना, कि इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए। तो दो मैट्रिक्स के दरमियान इक्वल का साइन है, तो इनका ऑर्डर तो सेम है, तो हम करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को इक्वल कर लेते हैं। जब हम करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को इक्वल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 3 इक्वेशन बन जाएंगी। आप देख सकते हैं, -2c1 + 2c2 = 0 पहली इक्वेशन, c1 + c2 goes to 0 दूसरी इक्वेशन, c1 - 2c2 + c3 goes to 0 ये तीसरी इक्वेशन है। ओके। अच्छा, अब आपने इनको तीनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। ये जो पहली इक्वेशन है ना, इसमें अगर आप 2 को कॉमन लें और राइट हैंड साइड पे जाके 0 के नीचे डिवाइड कर दें, तो हमारे पास इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, -c1 + c2 goes to 0। ओके। अच्छा, अब जरा हमने इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। जब हम इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, आप देख सकते हैं सबसे पहले उसने इक्वेशन 2 और 4 को सॉल्व किया है। इक्वेशन 2 और 4 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से C2 की वैल्यू आ जाएगी, और C2 की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दें तो यहाँ से C1 की वैल्यू आ जाएगी। C1 और C2 दोनों की वैल्यू जो है इक्वेशन 3 में पुट करें तो यहाँ से C3 की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि C1, C2 और C3 तीनों जो हमारे पास वेट्स हैं, जो स्केलर्स हैं, उन तीनों की वैल्यू जो है वो 0 मिलती है। ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग दीज इक्वेशन साइमल्टेनियसली। तो जब तीनों की वैल्यू 0 आती है, स्केलर्स की वैल्यू 0 आती है, तो उस केस में हम क्या कहते हैं कि द सिस्टम हैज ट्रिवियल सॉल्यूशन, सिस्टम का ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और जब ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है किसी सिस्टम का, तो हम क्या कहते हैं, हेंस द गिवन वेक्टर्स v1 v2 v3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इस तरह से हमने इस एग्जांपल को डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस कर दिया। होप सो कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी है। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है। अगर हमारे पास v1 ये हो, v2 ये हो और v3 ये वेक्टर हो, देन अ सेट ऑफ वेक्टर्स, हमारे पास ये जो तीनों हमारे पास वेक्टर्स हैं, एस v1 v2 v3, इसको हम किसी एक सेट के अंदर लिख लेते हैं, उसको हमने एस कह दिया। एस इज इक्वल टू एस, बेसिकली कौन सा सेट है जिसमें ये तीन वेक्टर्स हैं, इज लीनियरली डिपेंडेंट सिंस 3v1 + v2 - v3 goes to 0। अच्छा, यहाँ पर उसने सॉल्व नहीं किया, उसने डायरेक्ट बता दिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये जो तीन वेक्टर्स हैं v1 v2 v3, जब आप इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे, cv1 + cv2 + cv3 goes to 0, ये हमारे पास जो लीनियर कॉम्बिनेशन बना है इन वेक्टर्स का और इन वेट्स का, इसको यहाँ पर आप v1 v2 v3 की वैल्यू पुट कर दें। हमारे पास ये जो है ना, यहाँ पर इसको आप अगर इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में, तो लिख सकते हैं 2 - 1 0 और 3, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे 4 एंट्रीज है तो यहाँ पर v4, ओके, v3 आएगा, सॉरी। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर आप v1 v2 v3 की वैल्यू पुट करें जो हमारे पास यहाँ पे गिवन है, पुट करें। उसके बाद यहाँ पर c1 c2 c3 को अंदर कॉलम मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने के बाद तीनों मैट्रिक्स को ऐड करें, और राइट हैंड साइड पे ये जो 0 हमारे पास मैट्रिक्स है, इसकी हमारे पास जो एंट्रीज आप लिखेंगे वो 4 एंट्रीज आएंगी, 0 0 0 0। ओके। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा उसमें बेसिकली C1 C2 C3 इन्वॉल्व होंगे। अच्छा, उसके बाद आप इक्वालिटी की कंडीशन यूज करें, यहाँ पर भी हमारे पास 4 इक्वेशंस बनेगी, साइमल्टेनियसली उनको सॉल्व करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर C1 की जगह पे 3 लिखा हुआ है, C2 की जगह पे 1 लिखा हुआ है, और C3 की जगह पे -1 लिखा है। तो मतलब C1 कितना है, 3 है, C2 हमारे पास कितना है, 1 है, और C3 हमारे पास कितना है, -1 है। तो हमारे पास ये जो वेट्स हैं, इनकी जो वैल्यू है वो नॉन जीरो है। तो इस केस में हम क्या कहते हैं कि जो सेट ऑफ वेक्टर्स है वो लीनियरली डिपेंडेंट है। ओके। इस तरह से इसको सॉल्व करना मैंने आपको तरीका बता दिया, यहाँ पर उसने डायरेक्ट इसका आंसर लिख दिया है। तो यहाँ पर आप इस एग्जांपल की स्टेटमेंट को याद रख लीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, आपके जो क्वेश्चन होते हैं उसमें अक्सर आपसे इसके हवाले से क्वेश्चन होती है। ओके, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जाम्पल है, इसमें भी हमारे पास जो है ना वो लीनियरली डिपेंडेंट सेट है। कैसे जी? हमारे पास ये पोलिनोमियल फॉर्म में वेक्टर्स गिवन है p1 p2 और p3। ठीक है, इन तीनों को जब हम इकट्ठा करते हैं और एक सेट बनाते हैं, मैं उसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास हम उसको क्यू कह देते हैं। क्यू हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर ये तीन वेक्टर्स पड़े हुए हैं, p1
P2 और P3। ओके, ये 3 वेक्टर्स पड़े हैं। अच्छा, अब हमने दोबारा से इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है, तो यहाँ पर ये C1 P1 प्लस C2 P2 प्लस C3 P3 गोज़ टू 0। इस लीनियर कॉम्बिनेशन में आप P1 P2 और P3 की वैल्यू पुट करें, उसके बाद C1 C2 C3 से मल्टीप्लाई करें। इस तरह से हमने प्रीवियस 2 एग्जांपल्स किए हैं। ओके, इनको आप सॉल्व करेंगे ना, तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास जो C1 C2 और C3 की वैल्यूज आएंगी वो नॉन जीरो आएंगी। तो इस केस में हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो सेट ऑफ पोलिनोमियल्स है, जिसमें 3 हमारे पास पोलिनोमियल्स है P1 P2 P3, ये लीनियरली डिपेंडेंट सेट है। होप सो कि आपको इस एग्जांपल की भी अंडरस्टैंडिंग होगी है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, आगे मूव करते हैं। ओके, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट है, जरा इसको भी हम देख लेते हैं। द लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट सेट्स कैन आल्सो बी डिटरमाइंड यूजिंग द एचेलॉन फॉर्म और द रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म मेथड्स। यहाँ पर वो ये कह रहा है कि ज़रूरी नहीं है, ये कोई हरफ आखिर नहीं है कि अगर कोई गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स हो और हमने अगर चेक करना हो कि आया वो लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, तो बस यही वाले मेथड्स हरफ आखिर नहीं है। आप एचेलॉन फॉर्म और रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म के जरिए भी चेक कर सकते हैं कि आया गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। जब हमने लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वाला जो लेक्चर था उसको हमने डिस्कस किया था, आई थिंक तो लेक्चर 8 या 9 था। उसमें हमने एचेलॉन फॉर्म और रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म वाले मेथड्स के जरिए भी हमने चेक किया था कि आया गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है। थ्योरम की स्टेटमेंट शायद आपको अंडरस्टैंड ना हो, लेकिन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ। थ्योरम की स्टेटमेंट को जरा रीड आउट कर लेते हैं। एन इंडेक्स सेट v1 up to vp of two or more vectors with v1 does not equal to 0 is linearly dependent if and only if some vj, मतलब कोई भी vj हो सकता है, वो v2 भी हो सकता है, v3 v4 v5 कुछ भी हो सकता है, is a linear combination of preceding vectors। जरा मैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आपको समझाता हूँ। अगर हमारे पास इस थ्योरम के लिए ये दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स का होना जरूरी है, ठीक है। अगर हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं v1 v2 और v3, यहाँ पर हमारे पास जो j है वो क्या है 1 2 और 3। अच्छा, कंडीशन ये है कि जो v1 है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब v1 जो है वो 0 0 इंट्रीज परमोशनल वेक्टर नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर लिखा है विद इफ सम vj, मतलब v3 कर लो या v2 कर लो। लेट्स सपोज मैं v3 कर लेता हूँ। अगर v3 को मैं इस फॉर्म में लिख सकूं 2v1 माइनस v2, ठीक है, मतलब मिसाल के तौर पे मैंने ऐसे लिखा है कि जो v3 वेक्टर है उसको मैंने इन टर्म्स ऑफ v1 और v2 इस फॉर्म में लिख लिया है, मतलब इन दो वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख लिया है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स है v1 v2 v3, बेसिकली ये लीनियरली डिपेंडेंट सेट है। बाय यूजिंग दिस थ्योरम आप डायरेक्ट बता सकते हैं। ओके, आगे मूव करते हैं। आगे एग्जांपल है, जरा इसको देख लेते हैं जिसमें हमने इस थ्योरम को यूज किया है। एग्जांपल बहुत इंटरेस्टिंग है, जरा देखें। जरा एग्जांपल नंबर 1 है ये। लेट p1 ऑफ t इज इक्वल टू 1। हमारे पास ये p1 ऑफ t जो है ना ये 1 के इक्वल है, कोई पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखा हुआ है ये वेक्टर। p2 ऑफ t जो है ये t के इक्वल है, और p3 ऑफ t जो है ये 4 माइनस t के इक्वल है। ठीक है, ये तीन हमारे पास वेक्टर्स गिवन है जो पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखे हुए हैं। हमारे पास ये जो सेट ऑफ वेक्टर है देन p1 p2 p3, हमारे पास इन तीनों पॉलिनोमियल्स का जो सेट बनता है इज लीनियरली डिपेंडेंट इन p। ये लीनियरली डिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि हम जो p3 है, p3 को अगर हम 4p1 माइनस p2 फॉर्म में लिखे तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं, जरा मैं आपको लिख के बता देता हूँ। हमारे पास यहाँ पे p3 जो है, p3 की वैल्यू कितनी है? p3 हमारे पास है 4 माइनस t। ओके, और यहाँ पर p1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये p1 1 है ना, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 4 बन जाएगा। माइनस p2 कितना है? t है। दोनों साइड्स इक्वल है, मतलब ये जो p3 है उसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो जब हम p3 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो इसका मतलब है कि अगर हम थ्योरम को यूज करें तो थ्योरम तो ये कहता है कि ये जो फिर सेट होंगे ये लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, इस वजह से ये लीनियरली डिपेंडेंट है। होप सो कि आपको इस एग्जांपल की भी अंडरस्टैंडिंग होगी है। आगे मूव करते हैं। आगे हमारे पास जो एग्जांपल नंबर 2 है उसमें भी हमने इस थ्योरम को यूज करना है। यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 में एक सेट गिवन है जिसमें sin t और cos t गिवन है। ठीक है, और ये जो t है ना ये बेसिकली इस डोमेन से बिलोंग करता है, 0 1 से बिलोंग करता है। ठीक, ये जो सेट है sin t और cos t, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। क्यों लीनियरली इंडिपेंडेंट है?
क्योंकि साइन टी और cos टी जो है ना ये एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है। मतलब साइन टी को हम इन टर्म्स ऑफ cos टी नहीं लिख सकते, सिमिलरली cos टी को इन टर्म्स ऑफ साइन टी हम नहीं लिख सकते, मतलब एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर थ्योरम जो है ना वो फेल हो जाता है। अगर तो एक दूसरे के फॉर्म में अगर हम इनको लिख सके तो उस केस में तो अगर हम उस केस में तो हम थ्योरम को यूज कर सकते हैं, उस केस में तो ये फिर लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। लेकिन फॉर टी बिलोंग टू 0 1, ठीक है, इस डोमेन से जब टी बिलोंग करता है तो उस केस में साइन टी और cos टी एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है, तो इस वजह से ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट कहलाएगा। लेकिन हमारे पास यहाँ पे इसमें यही कुछ लिखा हुआ है कि cos टी डज नॉट इक्वल टू सी टाइम्स साइन टी, मतलब इसके मल्टीपल फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, उसके बाद वो क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास ये सेट हो साइन टी कॉस टी कॉमा साइन 2t, तो क्या ये लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? तो ये लीनियरली डिपेंडेंट है। क्यों लीनियरली डिपेंडेंट है? क्योंकि हम यहाँ पर अगर इस आइडेंटिटी को लिखें साइन 2t इज इक्वल टू 2 साइन टी कॉस टी, तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो जरा मैं लिख के बता देता हूँ। अगर हमारे पास ये सेट हो जिसमें दो एलिमेंट्स हैं, दो वेक्टर्स हैं, साइन टी कॉस टी कॉमा साइन 2t, तो यहाँ पर हम साइन 2t को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक दूसरे के मल्टीपल फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो सेट है ये लीनियरली डिपेंडेंट है बाय यूजिंग द अबव थ्योरम। होप सो कि आपको इन दोनों एग्जांपल्स की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब जरा हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यूजफुल रिजल्ट्स हैं। यहाँ तक हमने जितनी भी डिस्कशन की है उन सारे को अगर हम कंपैक्ट फॉर्म में लिखना चाहें, इस तरह से कुछ पॉइंट्स तो मैंने पहले भी बता दिए हैं, लेकिन अगर हम उन सारों को कंपैक्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो ये 4-5 पॉइंट्स बनते हैं। जरा इनको हम बारी बारी देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? अ सेट कंटेनिंग द जीरो वेक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट। अगर किसी सेट ऑफ वेक्टर्स के अंदर पूरा एक वेक्टर जीरो हो, जीरो एंट्रीज पर मुश्तमिल हो, तो उस केस में हम उस पूरे सेट को कहेंगे कि ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स है ये लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, उसके बाद ये पहले भी मैंने बताया हुआ है। अच्छा, उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? अ सेट ऑफ टू वेक्टर्स इज लीनियरली डिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ वन इज अ मल्टीपल ऑफ अदर। इससे रिलेटेड हमने एग्जांपल भी कर ली है। ठीक है, और ये वैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि अगर दो वेक्टर्स जो है ना वो एक दूसरे के मल्टीपल है, तो उस केस में वो जो दोनों वेक्टर्स हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट कहलाए जाएंगे। तीसरा हमारे पास पॉइंट क्या है? सेट कंटेनिंग वन नॉन जीरो वेक्टर इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। मतलब अगर किसी सेट के अंदर एक ही वेक्टर है और वो नॉन जीरो वेक्टर है, तो उस केस में हम कहेंगे कि वो जो वेक्टर है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ओके, यहाँ पर ये कुछ लिखा हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। पॉइंट नंबर 4 है अ सेट ऑफ टू वेक्टर्स इज लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ नाइदर ऑफ वेक्टर्स इज अ मल्टीपल ऑफ अदर। मतलब अगर किसी सेट के अंदर दो वेक्टर्स पड़े हैं और वो दोनों एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है, उस केस में हम कहेंगे कि ये जो वेक्टर का सेट है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर मल्टीपल होंगे तो फिर वो लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक्टिविटी है, जरा इसको आप देख लें। डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट। हमारे पास ये चार हमारे पास क्वेश्चंस हैं जिसमें डिफरेंट वेक्टर्स हमारे पास गिवन है। आपने चेक करना है कि आया ये लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। जितना भी हमने प्रीवियस जो है ना वो डिस्कशन की है उन सारे को यूज करें आप। बेशक आप सिंपल मेथड जो हमने डिपेंडेंसी या इंडिपेंडेंसी चेक करने के लिए यूज किया उसको यूज करें, या एचेलन फॉर्म या रेड्यूस एचेलन फॉर्म को यूज करें, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। इसको आप काइंडली कीजिएगा। अगर किसी से ना हुए तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इनका सोल्यूशन मुझसे ले सकते हैं। ओके, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, जरा उसको हम देख लेते हैं। ये बेसिस की डेफिनेशन है, जरा इसको पहले हम देख लेते हैं। हम कहते हैं कि एच हम एक सबस्पेस लेते हैं जो कि किसी वेक्टर स्पेस वी की सबस्पेस है, और वेक्टर स्पेस V में से हम कुछ सेट ऑफ वेक्टर्स लेते हैं B1, B2 अप टू BP। ये वेक्टर स्पेस V से बिलोंग करते हैं। ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स हैं ये H की सब बेसिस होंगी, H की बेसिस होंगी अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। पहली कंडीशन क्या है कि जो सेट ऑफ वेक्टर्स हमने वेक्टर स्पेस V में से लिए हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि इन सेट ऑफ वेक्टर्स का जो स्पैनिंग है ना वो बेसिकली एच के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, मतलब स्पैनिंग का क्या मतलब है कि इन सेट ऑफ वेक्टर्स के जितने भी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस हैं वो सारे जो है ना वो एच के बराबर आने चाहिए, मतलब वो सारों को इकट्ठा करें तो एच बनना चाहिए। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल जरा हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एक थ्योरम पढ़ा था, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स थ्योरम, कि अगर किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो फिर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो है वो होल्ड करती है। उसी थ्योरम को जरा हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे।
एग्जांपल नंबर 3 है कि अगर आपके पास ए कोई भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो n प्लस n ऑर्डर का, ठीक है, और हम कहते हैं कि ए बराबर है इसके a1 a2 अप टू an। ये जो a1 है ये ए मैट्रिक्स का पहला कॉलम है, a2 दूसरा कॉलम होगा, a3 तीसरा कॉलम होगा और an जो है ना वो इस मैट्रिक्स ए का आखिरी कॉलम है, ठीक है। देन द कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स A form a basis for Rn because they are linearly independent and they span Rn। जब भी कोई आपके पास इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा तो उसके जो कॉलम्स होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है, और वो बेसिकली स्पैन भी करेंगे Rn को। ये बेसिकली इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की थ्योरम से मैंने दोनों चीजें यहाँ पे लिखी है, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इसका मतलब है कि जो मैट्रिक्स ए है ये फिर बेसिकली जो मैट्रिक्स ए के कॉलम्स है ये बेसिकली Rn की बेसिस है, ठीक है, हम कह सकते हैं ना ऐसा। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है इसको भी हम देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 4 में हमारे पास जो स्टैंडर्ड बेसिस होती है ना Rn की, उसके बारे में लिखा हुआ है, लेट E1 E2 up to En be the columns of the n cross n identity matrix। ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? जिसके डायगोनल पे 1 1 हो और ऑफ डायगोनल एंट्रीज में वो 0 हो। दैट इज E1 इसके बराबर है, E2 इसके बराबर है, अप टू En जो है वो इसके बराबर है। ये बेसिकली किसी n क्रॉस n ऑर्डर का जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसके कॉलम्स है, ठीक है। द सेट E1 up to En is called the standard basis for Rn। ये Rn की स्टैंडर्ड बेसिस है। क्यों स्टैंडर्ड बेसिस है? क्योंकि ये आपके पास E1 से लेके En तक हमारे पास जो सेट ऑफ वेक्टर्स है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, पहली बात। और दूसरा, इनको इनकी जो स्पेनिंग से ना हमें Rn मिलता है, मतलब इनके डिफरेंट लीनियर कॉम्बिनेशन को इकट्ठा करके हम Rn स्पेस बना सकते हैं, ठीक है। तो दोनों कंडीशन बेसिस की सेटिस्फाई होती है तो ये स्टैंडर्ड बेसिस इनको हम कहते हैं Rn स्पेस, ओके। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे विद हेल्प ऑफ फिगर में बताया हुआ कि E1 E2 E3 जो है ना वो R3 की बेसिकली स्टैंडर्ड बेसिस है। यहाँ पे R3 की स्टैंडर्ड बेसिस की हुई है। उसके बाद अगर 4 कर देंगे E1 E2 E3 E4 तो फिर वो R4 की स्टैंडर्ड बेसिस होगी। ओके, आगे मूव करते हैं। एग्जांपल नंबर 5 में हमारे पास तीन वेक्टर्स गिवन है V1 V2 V3। डिटरमाइन इफ V1 V2 V3 हमारे पास जो सेट ऑफ वेक्टर है क्या ये R3 की बेसिस है कि नहीं, ठीक है। E1 E2 E3 तो R3 की बेसिस है, लेकिन ये जो वेक्टर्स हैं क्या ये वेक्टर्स भी R3 की बेसिस हैं कि नहीं? कैसे चेक करेंगे? ये जो वेक्टर्स हैं ये बेसिकली किसी मैट्रिक्स के कॉलम्स हैं, ठीक है। यहाँ पर उसने लिख भी दिया है A इज इक्वल टू V1 V2 V3। ये बेसिकली A मैट्रिक्स के तीन कॉलम्स हैं, V1 V2 V3, ठीक है। ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें। अगर ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो आता है तो उसका मतलब है कि ए मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो फिर ऑफ कोर्स मैट्रिक्स को हम कह सकते हैं कि वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो फिर उसके कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे और वो बेसिकली स्पैन भी करेंगे R3 को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तीन कॉलम्स है ना तो फिर R3 को स्पैन करेंगे। बेसिस की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो हम कह सकते हैं कि ये जो सेट ऑफ वेक्टर है V1 V2 V3 ये बेसिस है R3 की। ओके, यहाँ पर ये सारा कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 6 है, इसको भी हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 है, इसमें हमारे पास एक सेट S है जिसमें हमारे पास 1 t स्क्वायर अप टू Pn, ये हमारे पास कुछ पॉलिनोमियल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। वेरीफाई दैट S इज द बेसिस फॉर Pn। आपने वेरीफाई करना है कि क्या आपके पास जो सेट S है क्या ये nth ऑर्डर पॉलिनोमियल की बेसिस है कि नहीं। तो बेसिस के लिए हमें आपको दो कंडीशंस चेक करना पड़ेंगी कि आया ये आपके पास सेट S के अंदर जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं क्या ये पॉलिनोमियल्स का जो सेट है क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं, और क्या ये इनको अगर स्पैन करें तो Pn बनता है कि नहीं। ओके, तो इन दोनों कंडीशन को हमने बारी बारी चेक करना है। ओके, वैसे ही आपके पास मैं आपको बताता चलूँ कि ये आपके पास जो सेट है ये Pn की बेसिस है, ठीक है। ये भी हम थोड़ी देर में देख भी लेंगे और इनको हम कहते हैं स्टैंडर्ड बेसिस फॉर Pn। ओके, इसका सोल्यूशन हम देख लेते हैं। क्योंकि हमारे पास सेट S जो है ये आपके पास हमें अगर चेक करना हो कि आया ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं तो हम कैसे चेक करते हैं? हम इनका बनाते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन विद द वेट्स C0 C1 C2 अप टू Cn। इसका हम लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं, इसके साथ इज इक्वल टू 0 ऑफ t होगा ये, ठीक है, क्योंकि पॉलिनोमियल्स की बात हो रही है तो राइट साइड पे जो वेक्टर होगा वो t का फंक्शन होगा, ठीक है। अच्छा, this equality means that the polynomials on the left has the same values as the zero polynomial on the right। क्योंकि देखिए ना लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल है ना, तो लेफ्ट साइड पे आपके पास
जो लीनियर कम्बिनेशन है पोलिनोमियल्स का इस सेट एस के अंदर जो जितने भी पोलिनोमियल्स हैं इनका जो लीनियर कम्बिनेशन है इन वेट्स के साथ ये इक्वल लिखा हुआ है जीरो ऑफ टी के, ठीक है। तो तभी इक्वल होगा अगर जितने भी ये कांस्टेंट है ये सारे जीरो हो, तभी आपके पास लेफ्ट साइड जीरो ऑफ टी आएगी ना। तो इस वजह से आपके पास जब ये सारे जीरो होंगे तो उस केस में हम क्या कहते हैं कि आपके पास ये जो सेट एस के अंदर पोलिनोमियल्स पड़े हुए हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ओके। और इनकी स्पैनिंग से ना हमें पी एन पूरा मिल जाएगा, ओके। तो इस वजह से दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। इसको आप जरा पढ़ लीजिएगा एक दफा तो आपको चीजें अंडरस्टैंड हो जाएंगी। तो वैसे ओवरऑल मैं आपको बताता चलूं कि आपके पास ये जो सेट एस है ये पी एन की बेसिस है और इनको हम कहते हैं स्टैंडर्ड बेसिस फॉर पी एन। होप सो कि आपको यहाँ तक अंडरस्टैंड हो गया है। आगे मूव करते हैं। ये डायग्रामेटिकली उसने इसको शो किया हुआ है, बताया हुआ है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ओके, मूव करते हैं एग्जांपल नंबर 7 में। चेक वेदर द सेट ऑफ वेक्टर्स, ये हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स है, क्या ये R3 की बेसिस है कि नहीं, ठीक है, हमने इनको चेक करना है। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर जो मेथड यूज हुआ है आप इसको भी देख सकते हैं। वैसे थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन एग्जांपल नंबर 3 हमने की थी उसमें भी हमने कुछ ऐसा ही किया था। मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारे पास यहाँ पर भी अगर आपको नजर आए तो यहाँ पर तीन वेक्टर्स थे हमारे पास। एग्जांपल नंबर 5 है, सॉरी, तीन वेक्टर्स थे हमारे पास और हमने चेक किया था कि आया ये तीनों वेक्टर जो है ये R3 की बेसिस है कि नहीं। तो हमने यहाँ पर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स थ्योरम को यूज किया था और हमने कहा था कि ये जो तीनों वेक्टर्स हैं ये किसी मैट्रिक्स के कॉलम्स हैं और इन को ज्वाइन करने से हमने मैट्रिक्स बनाया था और उस मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट लिया था इन ऑर्डर टू चेक आया कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं। क्योंकि अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तभी हम फिर कह सकते हैं कि कॉलम्स ऑफ दैट मैट्रिक्स जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है और वो R3 की बेसिस है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर उसने ए मैट्रिक्स बनाने के लिए V1 V2 V3 जो तीनों वेक्टर्स हैं, तीनों जो कॉलम मैट्रिक्स हैं उनको इकट्ठा कर दिया है, ठीक है। तो तभी हमारे पास वो ए मैट्रिक्स बना है। उसके बाद फिर ए का डिटर्मिनेंट हमने लिया और सब कुछ, ठीक है। तो इस वाले मेथड को अगर हम यूज करते हैं तो मेरे ख्याल से जल्दी हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी आपने ऐसे ही कुछ करना है। हमारे पास यहाँ पे तीन वेक्टर गिवन है, V1 V2 V3, इनको आप बेशक नेम आउट कर दें। उसके बाद एक मैट्रिक्स बना लें क्योंकि ये जो तीनों वेक्टर्स हैं ये उस मैट्रिक्स के कॉलम्स हैं। तो यहाँ पर इस सारे प्रोसीजर को यूज करने के बाद यहाँ पर उसने आप देख सकते हैं कि ये वो मैट्रिक्स बनाया है और इसका अब हमने डिटर्मिनेंट लेना है। इसका जब हमने डिटर्मिनेंट लिया है तो आप देख सकते हैं कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो आता है। बेशक आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें, वो नॉन जीरो आता है। जब वो नॉन जीरो आएगा तो मतलब इन्वर्टिबल मैट्रिक्स थ्योरम को यूज हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसका जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो आ जाता है। सॉरी, मैंने देखा नहीं है। इसका जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो आ जाता है। जब इसका डिटर्मिनेंट जीरो आ जाएगा तो सिस्टम तो कंसिस्टेंट नहीं रहेगा, सिस्टम तो इनकंसिस्टेंट होगा। तो उस केस में जो है ना वो ये जो तीनों वेक्टर्स थे V1 V2 V3 ये V को स्पैन नहीं करेंगे, ओके। होप सो कि आपको इस एग्जांपल की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो तीनों वेक्टर्स हैं ये R3 की बेसिस नहीं है। ओके, आगे मूव करते हैं। एग्जांपल नंबर 8 में भी आपने कुछ ऐसे ही करना है। यहाँ पर हमारे पास पोलिनोमियल फॉर्म में तीन वेक्टर्स गिवन है, ठीक है। क्या ये P2 की बेसिस है कि नहीं, इसको भी आपने कुछ ऐसे ही चेक करना है। जरा इसको आप देख लीजिएगा, अगर किसी से ना हो तो फिर वो मुझसे पूछ सकते हैं, ओके। आगे हमारे पास जो एग्जांपल नंबर 9 है उसमें अगर हम देखें तो मैट्रिसेस आ गए हैं, ठीक है। हमारे पास तीन मैट्रिसेस गिवन है, 1 2 3 और 4 है, ओके। इन चारों ये 2+2 ऑर्डर के चार मैट्रिसेस हैं, ठीक है। इन सारों को इकट्ठा करके हमने एक एच सेट बना लिया है। क्या ये जो है ना ये इज द बेसिस फॉर द वेक्टर स्पेस V ऑफ ऑल 2+2 मैट्रिसेस। हमने चेक करना है कि क्या ये 2+2 मैट्रिसेस की बेसिस है कि नहीं। तो अगर बेसिस है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और लीनियरली इंडिपेंडेंट के साथ साथ इनकी जो स्पैनिंग है उससे हमें 2+2 ऑर्डर के मैट्रिसेस सारे मिलने चाहिए। तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं और राइट हैंड साइड पे लीनियर कॉम्बिनेशन के जीरो वेक्टर होता था, क्योंकि यहाँ पे मैट्रिक्स की बात हो रही है तो फिर हमने 2+2 ऑर्डर का जीरो जो है ना वो मैट्रिक्स ले लिया, नल मैट्रिक्स ले लिए। तो लेफ्ट हैंड साइड को आप सॉल्व करें तो हमारे पास ये चारों मैट्रिक्स को C1 C2 C3 C4 से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करें तो हमारे पास ये बन जाएगा और राइट साइड पे तो वैसे ही रहेगा। आप कंपेरिजन करें तो चारों कांस्टेंट की वैल्यू जीरो आ जाएगी। जब सारे कांस्टेंट की वैल्यू या सारे वेट्स की वैल्यू जीरो आती है तो उस केस में हम कहते हैं कि हमारे पास जो गिवन वेक्टर्स हैं जो कि यहाँ पर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे हुए हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है।
और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। उसके बाद हमने चेक करना है कि स्पैनिंग क्या इनकी स्पैनिंग से पूरा वी बन रहा है कि नहीं, वो कैसे चेक करेंगे। यहाँ पर मेंशन आप देख सकते हैं। वो चेक करने के लिए हम आपके पास ये जो टू वेरीफाई दैट एस स्पैन वी टेक एनी वेक्टर, हमने एक कुछ जनरल वेक्टर ले लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैट्रिक्स की बात हो रही है तो हमने 2 × 2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स ले लिया है, इसको हम वेक्टर ही बोलेंगे। इन वी एंड वी मस्ट फाइंड स्केलर C1 C2 C3 C4 सच दैट, हमने स्केलर्स फाइंड करने हैं सच दैट कि इस आपके पास ए बी सी डी जो वेक्टर है उसको हम इनके लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकें। तो वो स्केलर्स फाइंड कैसे होंगे, आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स बन गया। ओके, उसके बाद दो मैट्रिक्स के दरमियान इक्वल का साइन है तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को इक्वल करें तो यहाँ से C1 C2 C3 और C4 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आपके पास ये जो चार वेक्टर्स हैं जो कि मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे हुए हैं, ये बेसिस हैं वी की, जिसके अंदर 2 × 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स पड़े हुए हैं, ठीक है। होप सो कि आपको इस एग्जांपल की भी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास शो दैट द सेट ऑफ वेक्टर्स इज द बेसिस फॉर द वेक्टर स्पेस V ऑफ R 2 + 2 मैट्रिक्स। इसको भी आप देखिएगा, ये भी आपने एग्जांपल नंबर 9 की तरह ही करना है, इसको प्लीज आप देख लीजिएगा। आगे मूव करते हैं जी। आगे हमारे पास इसी तरह की एग्जांपल्स हैं, उनको भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पर आप देखें तो 3 वेक्टर्स हैं और उसने कहा हुआ है कि जो H है वो बराबर है स्पैन ऑफ V1 V2 V3, ठीक है। तो यहाँ पर नोट दैट V3 इज इक्वल टू 5V1 + 3V2 एंड शो दैट स्पैन ऑफ दिस वेक्टर इज इक्वल टू स्पैन ऑफ V1 V2, देन फाइंड द बेसिस फॉर सबस्पेस H। ये भी एग्जांपल ऐसे ही है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं डिटेल के साथ, तो फिर बाकी आप खुद कर लीजिएगा। ओके, every vector in span of V1 V2 belongs to H because V1 V2 के जितने भी लीनियर कम्बिनेशन होंगे, ये उसने एक लीनियर कम्बिनेशन बनाया है by using C1 और C2, ये बराबर होंगे C1 V1 + C2 V2 + 0 V3। इसके बराबर क्यों होंगे, क्योंकि H के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो V1 V2 V3 के स्पैन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस वजह से हमने 3 एलिमेंट्स यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। अच्छा, इसको आगे हम लेके चलते हैं। आगे यहाँ पर नो लेट x बी एनी वेक्टर इन H, x हमारे पास जो है वो H के अंदर कोई भी वेक्टर है तो उसको फिर हम इस लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। सिंस V3 इज इक्वल टू, क्योंकि V3 हमें पता है इसके बराबर है, ये गिवन है, वी मे सब्स्टिट्यूट। अब यहाँ पर आपने V3 की जगह पे V3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर आपको ये वाला मिल जाएगा C1 + 5C3 × V1 + C2 + 3C3 × V2। Thus x is in the span of V1 V2। तो इस तरह से x हमारे पास जो है वो V1 V2 के स्पैन में है। स्पैन में क्यों है, क्योंकि देखिए आप यहाँ पर दो वेक्टर्स का स्पैनिंग लिखा हुआ है, V1 V2 का स्पैनिंग लिखा हुआ है, कांस्टेंट यहाँ पे C1 C3 C2 C3 यूज हुआ है, ठीक है। अच्छा, so we conclude that H and span V1 V2 are actually the same set of vectors, ठीक है। It follows that V1 V2 जो है ना is a basis of H since V1 V2 is obviously linearly independent। तो यहाँ पर ये सारी जो है ना डिस्कशन को एक दफा मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको अगर कंफ्यूजन है तो वो दूर हो जाए। देखें, सबसे पहले तो उसने ये हमें कहा था कि हमारे पास ये 3 वेक्टर्स हैं V1 V2 V3, ठीक है, और हमें कहा था कि H जो है ना वो बराबर है स्पैन ऑफ V1 V2 V3, और यहाँ पर उसने ये भी बता दिया था कि V3 इसके बराबर है, ठीक है। और हमने क्या शो करना था कि स्पैन ऑफ V1 V2 V3 ये बराबर है स्पैन ऑफ V1 V2 के, इसके बराबर, ये हमने शो करना था। तो हमने क्या किया, देन फाइंड अ बेसिस फॉर द सबस्पेस H। अच्छा, हमने क्या किया, हमने कहा कि एवरी वेक्टर इन स्पैन V1 V2 बिलोंग्स टू H बिकॉज स्पैन ऑफ V1 V2 को क्या मतलब है कि इस तरह ये दो लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे, मतलब C1 V1 + C2 V2 होगा। दिस इज इक्वल टू, क्योंकि बिलोंग करता है H से बिलोंग करने का मतलब क्या है कि हमारे पास ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है V1 V2 का, ये बराबर होगा इस लीनियर कॉम्बिनेशन के जो कि H से बिलोंग करते हैं, C1 V1 + C2 V2 + 0 V3, ओके, इससे बिलोंग करते हैं। अच्छा, अब हमने जरा यहाँ पर इस फैक्ट को यूज किया है, ठीक है, इस फैक्ट को हमने यूज किया है और उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, देखिए जरा। नाउ लेट x बी एनी वेक्टर इन H, x जो है वो H के अंदर कोई भी वेक्टर है। जब x जो है वो H के अंदर कोई वेक्टर है तो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन इस फॉर्म में होगा, V1 V2 V3 का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा ना। और यहाँ पर V3 हमें पता है इसके बराबर है, V3 की ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, पुट की तो हमारे पास x जो है ना
उसका लीनियर कॉम्बिनेशन इस तरह से आ गया दो वेक्टर्स में v1 और v2, और ये जो x है बेसिकली ये तो फिर स्पैन ऑफ v1 v2 से बिलोंग करेगा। तो इस तरह से हमने हालांकि जो पॉइंट लिया था वो h के अंदर लिया था, जो कि स्पैन ऑफ v1 v2 v3 है, लेकिन उसमें हमने ये v3 की वैल्यू पुट की है, तो हमारे पास जो फाइनल हमारे पास x का रिजल्ट आया है वो इस तरह से आ गया है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 और v2 में। इसका मतलब है ये तो स्पैन ऑफ v1 v2 से बिलोंग करता है। तो इस तरह से हमने कह दिया कि वो दोनों जो है ना वो आपस में इक्वल है, मतलब स्पैन ऑफ v1 v2 और स्पैन ऑफ v1 v2 v3 तीनों दोनों जो है ना वो इक्वल है आपस में। अच्छा, यहाँ पर ये कुछ लिखा हुआ है दस x इज इन स्पैन ऑफ v1 v2, हालांकि x को हमने लिया था स्पैन ऑफ v1 v2 v3 से। तो एवरी वेक्टर इन H already belongs to span v1 v2, तो इसका मतलब है कि H के अंदर हर वेक्टर जो है वो पहले ही जो है ना वो स्पैन ऑफ v1 v2 से बिलोंग करता है, ठीक है। We conclude that H and span v1 v2 are actually the same set of vectors, इस तरह से ये दोनों सेम है। It follows that v1 v2 is the basis of H since v1 v2 is obviously linearly independent, okay। होप सो कि आपको यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग होगी है। आगे हमारे पास एक एक्टिविटी है, उसमें देखें जरा, शो दैट द फॉलोइंग सेट ऑफ वेक्टर्स इज द बेसिस फॉर R3। इन वेक्टर्स को आपने चेक करना है कि क्या ये R3 की बेसिस है कि नहीं। इसको भी आपने वैसे ही जो भी सबने देखा है कि इन वेक्टर्स को आप किसी मैट्रिक्स के कॉलम बना लें और फिर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स थ्योरम को यूज करके आप चेक करें कि आया वो बेसिस की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि नहीं, आप इस तरह से कर लीजिएगा। आगे हमारे पास स्पैनिंग सेट थ्योरम है, इसको भी हम देख लेते हैं। The spanning set theorem states that let S is equal to the set of these vectors जो कि V से बिलोंग करते हैं, be a set in V, and let H is equal to span of these vectors। देन ये दो स्टेटमेंट्स जो हैं ये होल्ड करती हैं। पहली स्टेटमेंट क्या है, इफ वन ऑफ द वेक्टर इन S से V के कोई भी मतलब इनमें से कोई एक वेक्टर is a linear combination of the remaining vectors in S, then the set formed from S by removing VK still span S। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि अगर ये सेट S के अंदर कोई एक वेक्टर जो है उसे बाकी वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सके, उस वेक्टर को अगर हम रिमूव कर दें तो बाकी सेट S के अंदर जो वेक्टर्स बनेंगे वो स्टिल जो है वो H को स्पैन करेंगे, ओके। और दूसरा क्या है कि अगर H के अंदर कोई ऐसा वेक्टर नहीं है जो कि जिसकी एंट्री 0 हो, उस केस में सम सबसेट ऑफ S जो है इज अ बेसिस फॉर H होगी। दोबारा से बताता हूँ, क्योंकि हमने कहा है कि जो सेट ऑफ वेक्टर्स हैं जो कि H को स्पैन करते हैं, मतलब जिनकी स्पैनिंग H के बराबर है, अगर इस H के अंदर ऐसा कोई भी वेक्टर नहीं है जो कि जिसकी सारी एंट्री 0 हो, तो सम सबसेट ऑफ S जो है ना इज अ बेसिस फॉर H होगा। तो मतलब S में से कोई एक सबसेट हम ले लें या दो ले लें, तो वो सारे जो है ना वो बेसिकली H की बेसिस होंगे, मतलब वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होंगे और वो स्पैन भी करेंगे H। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास स्पैन उसके बाद बेसिस के हवाले से थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, जो कि मैंने आपको पहले बता भी दिया है कि स्पैन बेसिकली सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ सम सेट ऑफ वेक्टर्स होता है, और जो बेसिस होती हैं वो बेसिकली ऐसे सेट ऑफ वेक्टर्स होता है जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं और जिनकी स्पैन से पूरी इंटायर जो वेक्टर स्पेस है वो बन सकती है, ठीक है। The spanning set is a set of vectors whose span is the entire vector space। यहाँ पर बाकायदा लिखा भी है इसको। अच्छा, यहाँ पर जो मेन पॉइंट मैंने हाईलाइट किया है, जो हमारे काम का पॉइंट है, वो ये है, जो भी हमने स्पैनिंग सेट थ्योरम पढ़ा है ना, वो क्या कहता है कि जो स्पैनिंग सेट ऑफ वेक्टर्स होता है ऑलवेज कंटेन्स अ सबसेट दैट इज द बेसिस। कि जो स्पैनिंग सेट ऑफ वेक्टर्स होता है उसमें हमेशा एक सबसेट एग्जिस्ट करता है जो कि बेसिस होती है। तो इसी चीज को भी हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल भी अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पर वैसे बकायदा प्रोसीजर लिखा हुआ है कि उस स्पैनिंग सेट ऑफ वेक्टर्स के अंदर वो कौन सा सबसेट होता है जो बेसिस होता है, उसको कैसे जो है ना फाइंड किया जाता है, ये सारा प्रोसीजर यहाँ पे मेंशन्ड है। लेकिन हम इसको यहाँ पर नहीं देखेंगे, सिर्फ हम एग्जांपल को देखते हैं और एग्जांपल के अंदर उस प्रोसीजर को जब यूज करेंगे तो ये सारे स्टेप्स आपको अंडरस्टैंड हो जाएंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 12 है, इसमें हमारे पास एक सेट ऑफ वेक्टर्स गिवन है जिसमें 5 वेक्टर्स हैं। ये जो पांचों वेक्टर्स हैं जो है बी अ सेट ऑफ वेक्टर्स इन R4, ये R4 स्पेस के वेक्टर्स हैं, वेयर V1 हमारे पास ये है, V2 V3 V4 V5, ये पांचों की वैल्यूज जो है वो हमें गिवन है। आप देख सकते हैं कि हर वेक्टर्स के 4 कोऑर्डिनेट्स हैं, तो यहाँ पर हर वेक्टर्स के 4 कंपोनेंट्स हैं, तो मतलब ये R4 से बिलोंग करते हैं, ओके। हमने करना क्या है, फाइंड अ सबसेट ऑफ S दैट इज अ बेसिस फॉर W। हमने इस S जो कि जिसमें 5 वेक्टर्स हैं, इसका हमने एक सबसेट फाइंड करना है जो कि
W की बेसिस में, ठीक है। अच्छा, वो कैसे फाइंड करेंगे? स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 फ्रॉम इक्वेशन 3, ये ऊपर जो हमारे पास प्रोसीजर पूरा लिखा हुआ है ये वाला, ये इक्वेशन 3 आपको नजर आ रही होगी ये वाली। सो इसको हमने स्टेप 1 यहाँ पे उसने लिखा है। स्टेप 1 में क्या करना है आपने कि ये जो 5 वेक्टर्स गिवन है, इनका आपने वेट्स के साथ जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है। देखिए C1, C2, C3, C4, C5, इन वेट्स के साथ हमने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया और इक्वल टू 0 वेक्टर होता है। और यहाँ पर जो 0 वेक्टर होगा उसमें 4 एंट्रीज होंगी, क्योंकि यहाँ पर जितने भी वेक्टर्स हैं उन सारों की 4 एंट्रीज है, वो R4 से बिलोंग करते हैं। तो जो 0 वेक्टर राइट साइड पे है उसमें भी हमने 4 एंट्रीज कंसीडर करनी है। ओके, ये स्टेप 1 था। अच्छा, स्टेप 2 में आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने इस लीनियर कॉम्बिनेशन को यूज करते हुए आपने पहले पहले कोऑर्डिनेट्स को कंसीडर करना है, तो हमारे पास पहली इक्वेशन बन जाएगी। सिमिलरली दूसरे दूसरे कोऑर्डिनेट को कंसीडर करना है और राइट हैंड साइड पे दूसरे एंट्री को कंसीडर करना है, तो हमारे पास ये दूसरी इक्वेशन बन जाएगी एंड सो ऑन। चलिए मैं आपको जरा बता भी देता हूँ कैसे बनेगी जी, ताकि आपको जो है ना वो चीजों का आइडिया भी हो जाए। देखिए, सबसे पहले C1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो C1 बन गया। उसके बाद C2 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो -3 C2 बन जाएगा। उसके बाद C3 को यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करें प्लस 2 C3 बन जाएगा, ये C2 है सॉरी। उसके बाद यहाँ पर C4 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो -3 C4 बन जाएगा और यहाँ पर प्लस 9 C5 बन जाएगा और इक्वल टू 0, मतलब ये पहले वाली एंट्री। ओके, तो ये आप नजर आ रहा है आपको, ये आपके पास पहली इक्वेशन है यहाँ पर जो मैंने लिखी है। इस तरह से बाकी भी आपने जो है ना वो सेकंड एलिमेंट को कंसीडर करना है और राइट साइड पे सेकंड एलिमेंट को कंसीडर करना है, तो दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। इस तरह से 4 इक्वेशन बन जाएंगी। ओके, ये हमारा स्टेप 2 है। अच्छा, अब हमारे पास ये जो स्टेप 2 के अंदर हमने इक्वेशंस लिखी हैं, इनके जो करस्पॉन्डिंग आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है, क्योंकि आपके पास ये सिस्टम ऑफ 4 लीनियर इक्वेशंस हैं विद 4 कांस्टेंट, तो इसकी जो करस्पॉन्डिंग हमारे पास आर्गुमेंटेड फॉर्म होगी, मतलब सबसे पहले तो आपने AX इज इक्वल टू B फॉर्म लिखनी है। उसके बाद एक मैट्रिक्स और राइट साइड पे जो एंट्रीज हैं उनको इकट्ठा करके लिखना है, तो वो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बन जाएगा। अच्छा, उस आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को भी आपने रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डायरेक्ट द रेड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म ऑफ द एसोसिएटेड आर्गुमेंटेड मैट्रिसेस, ये यहाँ पर उसने डायरेक्ट लिख दी है। आपको अगर पेपर में गिवन हुआ तो आपने सबसे पहले इस सिस्टम को AX इज इक्वल टू B फॉर्म में लिखना है। उसके बाद A और B का आपने इकट्ठा करके आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है। उस पर आपने डिफरेंट रो ऑपरेशन यूज करके आपने उसको रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अच्छा, ये स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। अब रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपको नजर आ रहा होगा कि जो पहले 2 कॉलम्स हैं, इस मैट्रिक्स के जो पहले 2 कॉलम्स हैं, उसमें आपको लीडिंग एंट्रीज जो है वो नजर आ रही है। The leading ones appear in columns 1 and 2. So हमारे पास V1, V2 जो है ना is a basis for W. तो जिन कॉलम्स में चाहे वो 3 अगर होते तो फिर वो यहाँ पर V3 भी आ जाता, तो क्योंकि पहले 2 कॉलम्स में जो है ना वो पिवट एलिमेंट या लीडिंग एलिमेंट आया है, तो उसका मतलब है V1 और V2 जो है वो बेसिकली जो है ना बेसिस है W की, मतलब वो S को स्पैन करते हैं, मतलब इन दो को यूज करते हैं पूरे S को जो है ना वो जनरेट कर सकते हैं। होप सो कि आपको इस एग्जांपल की अंडरस्टैंडिंग होगी है। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर क्या कहता है, टू व्यूज ऑफ a basis when the spanning set theorem is used, the deletion of vectors from a spanning set must stop when the set becomes linearly independent. तो यहाँ पर जरा मैं with the help of examples आपको ये आइडिया समझाता हूँ कि हमारे पास यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं। The following three sets, हमारे पास ये जो फॉलोइंग 3 सेट्स हैं, दिस वन एंड दिस वन, ये 3 सेट्स हैं। पहले सेट में 2 वेक्टर हैं, दूसरे सेट में 3 वेक्टर हैं और तीसरे सेट में 4 वेक्टर हैं, ठीक है। द फॉलोइंग 3 सेट्स इन R3 शो हाउ अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट कैन बी enlarged to a basis and how further enlargement destroy the linear independence। मतलब हमारे पास ये पहले जो 2 वेक्टर्स हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लेकिन इसमें हम तीसरा वेक्टर ऐड करते हैं तो फिर ये बेसिस बन जाती है, ठीक है। लेकिन जब हम चौथा वेक्टर ऐड करते हैं तो फिर हमारे पास ओरिजिनली जो वेक्टर्स थे उनकी लीनियरली इंडिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। तो ये यहाँ पर ऊपर यही कुछ लिखा हुआ था कि जब आप ऐड करते हैं, डिलीट करते हैं, तो फिर वो बेसिस के होने पर या लीनियरली इंडिपेंडेंसी पर फर्क पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा भी है, ये जो 2 वेक्टर्स हैं ये आप देख सकते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट है बट डज नॉट स्पैन R3। मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट तो है लेकिन R3 को स्पैन नहीं कर दे, तो मतलब बेसिस तो ना हो ना।
बेसिस होने के लिए तो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए और जो वो स्पैन भी करना चाहिए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जब हम ये तीसरा वेक्टर ऐड करते हैं पहले 2 के अंदर, तो फिर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी बन जाता है और ये स्पैन भी करता है R3 को। तो मतलब ये बेसिस फॉर R3 हम इसे कह सकते हैं। ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स हैं ये बेसिस ऑफ R3 है। अच्छा, अब हम इन तीसरे तीनों वेक्टर्स के अंदर ये जो सेट ऑफ 3 वेक्टर्स है, इनके अंदर जब ये एक चौथा वेक्टर ऐड करते हैं, पहले 3 सेम है, चौथा जब ऐड करेंगे तो स्पैन्स R3 बट इज लीनियरली डिपेंडेंट। तो फिर आपके पास ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स हैं ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे और दूसरा R3 को तो ये स्पैन करेंगे लेकिन ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो हमारे पास बेसिस के लिए तो 2 कंडीशंस होती है ना। हमारे पास एक कंडीशन ये होती है कि हमारे पास जो सेट ऑफ वेक्टर्स होते हैं दैट शुड बी लीनियरली इंडिपेंडेंट और उसके बाद उनकी जो स्पैनिंग सेट है उससे हम पूरी उस स्पेस को जनरेट कर सकें। तो इस तरह से यहाँ पर यही कुछ लिखा हुआ था कि जब हम सेट ऑफ वेक्टर्स के अंदर कोई चीज कोई वेक्टर डिलीट करते हैं या ऐड करते हैं तो वो पूरे सेट के ऊपर बड़ा फर्क पड़ता है। ठीक है, अच्छा आगे मूव करते हैं जी। आगे एग्जांपल है हमारे पास। इस एग्जांपल में हमारे पास आपको 2 वेक्टर्स नजर आ रहे हैं v1 v2 और हमारे पास h नजर आ रहा है जो कि इसके इक्वल है। ठीक है, देन एवरी वेक्टर इन h इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2। हर वेक्टर जो है h के अंदर h हमारे पास जो है वो जनरल लिखा हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पर आप हर वेक्टर जो लेते हैं ना h के अंदर वो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है v1 v2 का, बिकॉज क्योंकि हमारे पास ये जो एस सेट है जो जनरल लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको हम अगर लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिखते हैं तो ये बनता है। ठीक है, यहाँ पर s इंटू वी वन प्लस एस इंटू वी टू आता है। इज v1 v2 इज अ बेसिस फॉर h? क्या ये बेसिस है h की? तो हमें कैसे पता चलेगा? नाइदर v1 नॉर v2 इज इन h। देखे ना तो v1 हमारे पास ये v1 है तो ये v1 नहीं है, ये बेसिकली हमने h को इस तरह लिखा है लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में। v1 v2 हमारे पास गिवन है। अच्छा, ये जो v1 v2 है क्या आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं? आपको नजर नहीं आ रही है, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। तो जब v1 v2 h के अंदर नहीं है तो फिर वो h की बेसिस भी तो नहीं हो सकती। इनफैक्ट v1 v2 इज अ बेसिस फॉर द प्लेन ऑफ ऑल वेक्टर्स ऑफ द फॉर्म। जबकि हमारे पास ये जो v1 v2 है ये बेसिस है किसकी? फॉर प्लेन ऑफ ऑल वेक्टर्स ऑफ द फॉर्म। इस तरह के जितने भी वेक्टर्स हैं उनकी बेसिस है। बट h इज ओनली अ लाइन। h हमारे पास एक लाइन है, ये h की बेसिस नहीं है। यहाँ पर एक्टिविटी है, फाइंड अ बेसिस फॉर द सबस्पेस W इन R3 स्पैन्ड बाय द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वेक्टर्स। हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं, इसमें हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स गिवन है। आपने चेक करनी है कि क्या ये बेसिस है फॉर सबस्पेस W। तो बेसिस के लिए दोनों कंडीशन होती है कि क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है और क्या ये स्पैन करती है R3 को। आपने बस ये देखना है। ओके, होप सो कि आज का ये लेक्चर आपको समझ आ गया है। आज के इस लेक्चर में हमने बेसिस के हवाले से कंप्लीट डिस्कशन किया और इस लेक्चर के स्टार्ट में हमने कुछ पुराने आइडियाज को जो रिमाइंड किया था जिसमें वेक्टर स्पेस था, सब स्पेस था, उसके बाद लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सेट क्या होते हैं, उसके बाद नल स्पेस, कॉलम स्पेस के बारे में हमने बात की थी। एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी आपने ट्राई करने हैं। अगर किसी से ना हुए तो किसी से कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं होता तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और लेक्चर का नाम आपने जो है वो मेंशन कर देना है कि इस लेक्चर में ऐसे समझ नहीं आया तो मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा और उसका कुछ जो प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।